लोकतंत्र की चुनौतियां इसका नाम है। और चलिए इसको क्या करते हैं, सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। क्या स्टार्ट किया जाए? चलिए सारे सारे लोग कमेंट करके बताइए, क्या आज का सेशन स्टार्ट किया जाए या नहीं। सारे लोग बताइए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का चैप्टर के जो नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां, यानी जितना भी अभी तक हम चैप्टर पढ़े हैं सारे चैप्टर में लोकतंत्र की चर्चा हुआ है। यानी लोकतंत्र हमारे लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझिएगा, फिर से लोकतंत्र का एक डिफिनेशन बताते हैं कि आप सब जानते हो कि अब्राहम लिंकन सबसे बेस्ट डिफिनेशन दिए थे लोकतंत्र का, कि जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो वो तो ठीक है। आप समझते हैं लोकतंत्र की चुनौतियां में सबसे पहला पॉइंट देखिए, इसमें आपको क्या समझना है, समझिए इसको। ठीक है, तो समझेंगे कि देखिए पहला पॉइंट आज का है कि मतदाता की संख्या 71 करोड़ है। यानी आपके बुक के अनुसार देखा जाए, आपके बुक के अनुसार देखा जाए तो मतदाताओं की संख्या कितना है, 71 करोड़ है। ठीक है, कितना है, 71 करोड़। उसके बाद आज अगर देखा जाए तो 195 देश, लगभग 200 देश हम बोल सकते हैं। यानी ठीक है, इतने देशों में 102 देश आज क्या है, लोकतंत्र है। आज 100 देश क्या हो चुका है, लोकतंत्र हो चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारतीय के 3 अंग है। कितने अंग है ये, भारतीय के 3 अंग है। कौन कौन है, ध्यान रखिएगा। पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो होता है ये हमारे भारतीय लोकतंत्र का अंग होता है 3 गो। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखिए तीनों बारे में पिछले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार चर्चा कर देते हैं। विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाता है, या विधायिका का मतलब क्या होता है, जो कानून बनाता है। और कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, कानून को क्या करता है, पालन करवाता है, यानी काम करता है। और ये न्यायपालिका जो होता है ये क्या करता है, तो उस काम को जो नहीं मानेगा लोग, जनता लोग, तो उसे क्या करती है, कार्यपालिका पकड़ के वहां ले जाती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, न्यायालय में उसकी न्याय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया क्या, देखिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे। कौन थे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। इन्होंने बोला था कि हमारे देश में या किसी देश के या भारतीय लोकतंत्र में विधायक अगर है तो विधायक होना चाहिए दूरदर्शी, क्योंकि सारा कानून कौन बनाएगा, विधायक लोग ही बनाएंगे। तो जब विधायक दूरदर्शी नहीं हो पाएंगे तो क्या कानून सही बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो यानी कहने का मेरा मतलब हुआ कि विधायक का क्या होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। और कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या होना चाहिए, ऊर्जावान, क्योंकि काम यही करेंगे। धरातल स्तर पर या कहीं पर जाएंगे, गांव जाएंगे, किसी जिला में जाएंगे, तो कौन जाएंगे, कार्यपालिका वाले ही लोग जाएंगे। तो कार्यपालिका कैसे होना चाहिए, ऊर्जावान, उसके अंदर एकदम एनर्जी भरा होना चाहिए, तभी तो काम करेंगे ना बढ़िया। उसके बाद न्यायपालिका कैसा होना है, सतवान। अगर मान लीजिए न्यायपालिका में जो बैठे जज हैं ये सत नहीं रहेंगे और न्याय नहीं बढ़िया से करेंगे, क्या कोई वैल्यू रह पाएगा न्यायपालिका की, नहीं रह पाएगा। यानी ये तीनों पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। बोलिए यहां तक किसी को परेशानी। अगला पॉइंट समझते हैं एक नोट से, कि 15वें लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए द्वारा लोकसभा में 543 सीटों में 265 और सीटों का विजय प्राप्त किया था। 265 सीट लाई थी कौन, यूपीए की सरकार। कब, 15वें लोकसभा में। जब 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, कब हुआ, 15वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, कब हुआ था इसका बताइए। ठीक है, तो 15वीं लोकसभा की अगर बात किया जाए, देखिए 16वीं लोकसभा की बात किया जाए तो 2016 में, 14 में हुआ। ठीक है, अगर 17वीं लोकसभा की बात किया जाए तो 2019 में हुआ। तो आप इतना तो कॉमन सेंस है कि 15वीं लोकसभा की बात किया जाए 2014 से 5 साल घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 9। तो 2009 में, तो ये सवाल नहीं आते। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये 15वीं लोकसभा चुनाव में 543 सीट थी लोकसभा में, लेकिन विजय हासिल कितना में किया, 265 से विजय हासिल किया था कौन, यूपी की सरकार, यानी कांग्रेस की सरकार इस समय बनी थी। ठीक है, क्या किसी को परेशानी इसमें, चलिए नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक नया टॉपिक है आपके सबके सामने, कर एवं शुल्क में क्या अंतर होता है, कर एवं शुल्क में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो क्या आप लोग जानते हो कर एवं शुल्क में क्या अंतर होता है, बताइएगा आप सभी लोग, क्या आप सभी लोग जानते हो। चलिए बाकी सारे लोग क्या कीजिए, सारे लोग को शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं आज का सेशन में। ठीक है, और सब लोगों को बताइए कि लाइव क्लास आ चुके हैं। देखिए, कर एवं शुल्क, ये जानते हो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सवाल है कर एवं टैक्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है समझिएगा थोड़ी सी।
कर से एक अनिवार्य धन की वसूली होती है जो लोगों की जरूरतों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इससे करदाता के साथ साथ सभी लोगों को लाभ होता है। अच्छा देखिए मेरे बात को समझिए, कर है क्या है, कर है। ठीक, अगर मान लीजिए, जिसे समझिए मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी से हमने टैक्स लिया, तो कर कैसा होता है, अनिवार्य धन होता है, वसूली होता है कि आपको देना पड़ेगा कर। ठीक है, तो ये क्या वसूली होती है जो लोगों की जरूरतों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। और उस कर से सरकार क्या करती है, जैसे सरकार है तो सरकार के पास रुपया कहां से आती है, तो टैक्स के द्वारा ही आता है। जब हम सब टैक्स देते हैं तो सरकार के पास रुपया आती है, और सरकार क्या करती है उस रुपया को, क्या अपने घर में रखती है, नहीं, उस रुपया को सभी लोगों की जरूरतों की पूर्ति के लिए उपयोग करता है। ऐसे करदाता को तो फायदा होबे करता है, साथ ही साथ सभी लोगों को भी क्या होता है, लाभ होता है इससे। ठीक है, क्योंकि सरकार के पास रुपया आया, अब जब रुपया आएगा तो समाज में, समाज के डेवलपमेंट में काम करेगा, सड़क बनाएगा, पुल बनाएगा, समझ बात समझ रहे मेरे बात को, ये सारे काम करे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, तो कहां से खोलते हैं, उनके पास रुपया कहां से आती है, तो भारत के लोगों से कर लेते हैं, जिनके पास रुपया ज्यादा होता है उससे कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे होती है। एक होता है शुल्क। शुल्क जो होता है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए लिया जाता है, किंतु इससे लाभ केवल उसी व्यक्ति को होता है जिससे शुल्क लिया जाता है। समझ रहे मेरे बात को, मान लीजिए शुल्क मतलब बोला जाता है फी। तो बताइए, आप जब कहीं फी देते हो तो क्या इससे किसी समाज के लोगों को फायदा होता है, आपको फायदा होता है। कहीं आप शुल्क देते हो तो वहां पर आपके लिए होता है, आपको फायदा मिलता है, किसी दूसरे लोग को नहीं मिलता है। लेकिन कर में क्या होता है, सारे लोगों को फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये होता है शुल्क एवं कर में अंतर होता है। यानी कर से करदाता के साथ साथ सभी लोगों को लाभ होता है, लेकिन शुल्क में केवल जिस व्यक्ति शुल्क भरता है उसी व्यक्ति को लाभ होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। इसके बाद केंद्र और राज्यों सरकार के बीच आपसी टकराव में लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है, क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। केंद्र मतलब समझते हो, जिसे भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में केंद्र दिल्ली, दिल्ली में है, दिल्ली केंद्र सरकार। ठीक है, तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच जब आपसी टकराव होती है तो ये लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, ये क्वेश्चन का मतलब है। यानी कहने का मतलब है, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में टकरा गया, किसी बात चीज पर विवाद हो गया, तो ये लोकतंत्र को प्रभावित करता है। तो कैसे करता है इसको समझना है। तो कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव से देश के राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ, देश में जो राजनीति जो बढ़िया से चल रहा था उसमें क्या होती है, अस्थिरता पैदा हो जाती है। यानी मतलब सही ढंग से नहीं चल पाता है। साथ ही आतंकवाद से लड़ने और जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग भेद, नारी शोषण, बाल मजदूरी जैसे सुचारू क्रियान्वयन में भी बाधा पहुंचती है। जब आपस में ये सब काम होते हैं, मतलब आपस में जब टकराव होती है, तो आतंकवाद से लड़ने और जन कल्याणी योजना जैसे शिक्षा पर, जाति भेदभाव जो हो रहा है उसको जो सुलझाना, वो सब सारा खत्म हो जाती है। लिंग भेदभाव, नारी शोषण, बाल मजदूरी जैसे सुचारू क्रियान्वयन में भी क्या होती है, बाधा पहुंचती है, और जिससे लोकतंत्र को क्या मिलती है, लोकतंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए कोई परेशानी इसमें नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ सब्जेक्टिव था जो कि हम आपको क्या किए, बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि कुछ ऑब्जेक्टिव ही है, आपको क्या करते हैं, 20-30 को ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या करते हैं, आपको समझा देते हैं क्या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए आज का जो पहला ऑब्जेक्टिव है लोकतंत्र की चुनौतियां का पहला ऑब्जेक्टिव है कि देखिए, जब 15वीं लोकसभा जब हुआ था चुनाव में, करा कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। यानी 15वीं लोकसभा से पहले महिलाओं की भागीदारी कितना था, तो आप सब जानते हो कि इसका क्या होगा, 10% होगा। क्या होगा जी, यानी 10% ही भागीदारी था महिला का, बाकी 90% किसका था, पुरुष की भागीदारी थी। क्या किसी को परेशानी यहां तक नहीं, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, यह कथन है किसका, अरस्तु का है, अब्राहम लिंकन का है, रूसो का है, या ग्रीन का है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा आप सभी लोग क्या होगा जी। तो आप सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, अब्राहम लिंकन, यानी इसका राइट आंसर होगा बी। बोलिए किसी को परेशानी इसमें नहीं।
अगला सवाल देखिए, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो बताइए भारत में कैसा व्यवस्था है? प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष है, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। देखिए हम बताते हैं। प्रत्यक्ष मतलब होता है जो खुद शासन करता है। क्या जनता शासन करती है यहाँ? नहीं करता है। यहाँ पर कौन करता है? तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करता है। यानी यहाँ की जो जनता शासन करती है वो अप्रत्यक्ष रूप से करती है। तो लोकतंत्र की व्यवस्था होती है अप्रत्यक्ष, यानी बी नंबर आंसर। इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? बताइएगा। जो राज्य की विशेषता नहीं है, तो जनसंख्या राज्य की विशेषता होता है, सरकार भी राज्य की विशेषता होती है, संप्रभुत्व भी राज्य की विशेषता होती है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। इनमें से कोई नहीं, कोई ऑप्शन में नहीं है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, बताइएगा इसका राइट आंसर बताइए आप सब। क्या होगा? लोकतंत्र किस चीज पर निर्भर करता है? तो आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र की सफलता जो निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्यवाही पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो क्या होगा? जिस देखिए, नागरिकों की उदासीनता पर ऐसा कुछ नहीं है जी। नागरिकों की गैर कानूनी कार्यवाही पर क्या सफलता निर्भर करेगा? नहीं करेगा। यानी नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता अगर रहता है लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। यानी लोकतंत्र में क्या होनी चाहिए? नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही किसी लोकतंत्र सफल हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। छठा नंबर सवाल क्या है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली बताइए कैसा है? लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इसका राइट आंसर। तो आप सबको पता होना चाहिए कि वर्तमान में अगर नेपाल की बात करते हैं तो अभी क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, क्या है? यानी पहला नंबर आंसर होगा। ठीक है, 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? अभी बताएं आप सबको कि 16वीं लोकसभा की अगर बात करते हैं तो 2014 में हुआ। 17वीं लोकसभा की अगर बात करते हैं 2019 में हुआ। ये पूछता है सवाल। अगर 15वीं की बात करें तो 2009 5 14, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो चुनाव होता है, कोई भी जो चुनाव होता है वो कितने साल पर होता है? तो 5 साल पर होता है एक बार चुनाव। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, क्या है ये? अपने क्षेत्र से लगाव, क्षेत्रवाद, राष्ट्रहित, राष्ट्र की एकता, अलगाव। देखिए क्षेत्रवाद की अगर बात करते हैं, क्षेत्रवाद की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रवाद के मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र से प्रेम करता है और दूसरे दूसरे क्षेत्र से क्या करता है? अलगाव की भावना रखता है, कहता है ये दूसरे राज्य वाला आदमी है, इसको छोड़ो यार। तुम्हारा बात के तो ये गलत चीज है। यानी क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि एक कुपरिणाम है किसका? अलगाववाद का। यानी 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 9 नंबर आंसर देखिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? देखिए ये सवाल पहले भी था कि 15वीं लोकसभा में भागीदारी 10%, पीछे में आंसर हम मारे थे अभी 10%। ठीक है, आपको मारे कहाँ के हमारे 10%, लेकिन आप परसेंटेज भी अगर पूछेगा तो हो जाएगा 10.86%। यानी राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। बोलिए किसी को परेशानी यहां तक नहीं? चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 10वां नंबर, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस बार? अभी बताए हैं कब हुआ था जी? तो 14/5/19, यानी डी नंबर राइट आंसर होगा, 10 का डी। 11 नंबर सवाल देखिए, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? बताइएगा कौन सा इसमें प्रकार है जो सबसे बढ़िया माना जाता है? बताइएगा कौन? राजतंत्र है या लोकतंत्र है या अधिनायकवाद है, या इनमें से कोई नहीं? आप सबको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र, इसका राइट आंसर सी होगा। पी लोकतंत्र, बी हो जाएगा। ठीक है, बोलिए किसी को परेशानी इसमें? अगला नंबर देखें सवाल। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं और कितने लोग जवाब देते हैं देखते हैं। 12 नंबर सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? बताइएगा इसमें राइट आंसर आप सब बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हो। इसमें बाधा क्या है जी? चलिए आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। क्या है जी? तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा की अगर बात बोलते हैं तो क्या है जी? लोकतंत्र की आस्था, ऐसा बात नहीं, अशिक्षा, सामाजिक समानता, राजनीतिक जागृति। तो देखिए सबसे अगर बाधा की अगर बात हम करते हैं, बाधा की अगर बात करते हैं तो बाधा में अशिक्षा हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में अशिक्षित लोग रहेंगे तो अपने इच्छा अनुसार या अपने सोच बूझ से वो चुनाव नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि वो अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन सकते हैं ठीक से। ये हमारे लिए थोड़ा सा क्या है? बाधा का काम कर सकता है। यानी अशिक्षा सही चीज नहीं है।
यानी शिक्षित होना प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो हमारे लिए ये क्या है, बाधा है। 13 नंबर सवाल देखिए, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, बताइए क्या है चुनौती। तो क्या देखिए, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है, पिछले वाला ही सवाल, लेकिन देखिए अफसरशाही भी होता है। अगर मान लीजिए कोई अफसर लोग अगर शाही करने लगे, अत्याचार करने लगे, ये भी दिक्कत है लोकतंत्र के लिए। अशिक्षा भी दिक्कत है, जातिवाद भी अगर लोकतंत्र में होता है, ये भी चुनौती है। यानी इनमें से सारा आंसर हो जाएगा, यानी 13 का डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल। आजादी के समय से ही किस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है अभी तक, जब से मान लीजिए ये चारों, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और भारत में कौन ऐसा देश है जो आजादी से अभी तक लोकतंत्र है, बीच में कभी भी कुछ नहीं हुआ उसमें। तो बताइए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है भारत। भारत 1947 में जब ये आजाद हुआ, भारत हमारा 1947 में, जब से आज हमारा 2024 हो गया, ठीक है, और 2025 आने वाला है, अभी तक किसी का मजाल नहीं कि इसे फिर गुलाम बना दे। ठीक है, बात करते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में समस्या होते रहता है, सैनिक तख्ता पलट हो जाता है। भूटान में समस्या होते हुए, नेपाल में समस्या, आपको पूरी कहानी बताते हैं क्लास में, इसकी पूरी चर्चा पढ़ने का है, नेपाल में क्या क्या होता है, भूटान में। सबसे खास बात है कि 9 क्लास में भी पढ़ने का भूटान नेपाल के बारे में। ठीक है, पहला चैप्टर में ही पढ़ने का है। ठीक है, यानी ये सब जगह पर क्या होते हैं, हमेशा दिक्कत होता है, लेकिन भारत में अभी तक कभी नहीं हुआ है। यानी अभी तक ये क्या है, स्वतंत्र है, और अभी तक कोई गुलाम इसे नहीं बना पाया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल। निम्न में से किसने कहा है कि धर्म को भी कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, बताइएगा इसका राइट आंसर। सभी लोग देखते हैं कितने लोग राइट आंसर देते हो इसका, बताइए जल्दी, सभी लोग बताइए क्या बोला है जी। बहुत बढ़िया सवाल। निम्न में किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, या सरोजनी नायडू, या राजेंद्र प्रसाद। बताइए कितने लोग राइट आंसर देते हैं, बताइए सभी लोग, देखिए जल्दी जल्दी बताइए। जवाब नहीं आ रहा है जी किसी से, चलिए कोई बात नहीं है, हम बता देते हैं। देखिए इसमें महात्मा गांधी थे, कौन थे, महात्मा गांधी थे, जो बताए थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यानी महात्मा गांधी ये बात बोले थे। 16 नंबर सवाल देखिए, इनमें से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। देखिए अभी हम आपको बताएं कि भारत कैसा लोकतंत्र है जी, अप्रत्यक्ष। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसमें कौन है, तो आप सबको पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। स्विट्जरलैंड में क्या होता है जी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, चलिए 17वां नंबर सवाल देखिए, एनक्रूमा कहाँ का राष्ट्रपति था। एनक्रूमा राष्ट्रपति है, और ये कहाँ के थे बताइए, पोलैंड, चिली, घाना और या मोनिस्को। बताइएगा इसका राइट आंसर, आप सबको पता होना चाहिए कहाँ का जी, तो घाना का ये क्या थे, राष्ट्रपति थे एनक्रूमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये शायद हो गया पहले, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो क्या बताए थे, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ये पिछले वाला सवाल इसमें हो गया। ये भी सवाल हो गया 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितना था, 10%। ये सवाल क्या हो गया कि दोहरा गया सवाल, तो इसको शोध में किसने जनता के लिए कौन बोले थे, अब्राहम लिंकन। ये भी हो गया सवाल। हाँ, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत वर्ष में मतदाताओं की संख्या बताइए कितना है, शुरू में ही आपको बताए हैं कितना है जी, तो 71 करोड़। कितना है जी, तो 71 करोड़ है। कितना है, 71 करोड़। कोई परेशानी किसी को, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम। ये भी हो गया है, अलगवाद हो गया है, अलगाववाद। ठीक है, पीछे करवा चुके हैं, ये भी हो चुका है। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है जी, अशिक्षा होती है। ठीक है, चलिए ये नहीं हुआ। बताइएगा दुनिया में कितने हिस्से में आधी भी क्या है, दुनिया में कितने भी हिस्से अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। कितना हिस्सा में, क्या आधे हिस्सा में, 4 हिस्सा में, या 1/4 या 5 हिस्सा में, कितने हिस्सा में अभी भी लोकतंत्र, ये बोला जी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। आप सबको पता होना चाहिए, कोई जवाब दे रहा है जी, आप सबको पता होना चाहिए क्या होगा इसका राइट आंसर जी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या चीज, 1/4, यानी 1/4 भाग, यानी पूरे जितने भी देश है उसकी 1/4 अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पर नहीं है। कहीं नैतिक शासन व्यवस्था, वहां राजा शासन कर रहा है, कहीं ऐसा है कि कोई गुलाम बनाए हुए कोई दूसरे देश, ऐसी समस्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए अगला नंबर है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं। देखिए शुरू में ही चर्चा के 3 अंग होता है। कितना होता है बाबू,
3 अंक और तीनों अंक के नाम बताइए, देखते हैं कितने लोग राइट आंसर देते हैं। 3 अंक के नाम आपको बताए थे, एक बताए थे क्या चीज, विधायिका, एक बताए थे क्या चीज बताए थे, कार्यपालिका, कार्यपालिका, एक बताए थे न्यायपालिका। तो ये हमारा 3 को क्या है, लोकतंत्र का अंग होता है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोग नए नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, सारे लोग क्या कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोग शेयर कीजिए अपने फेसबुक इंस्टाग्राम, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है, इसमें बताइएगा कहाँ लोकतंत्र है। ब्रिटेन में, यहाँ भी लोकतंत्र है, भारत में भी, अमेरिका भी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, डी नंबर। ब्रिटेन भी लोकतंत्र है, भारत भी है और अमेरिका भी, यानी डी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। 27 नंबर सवाल देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सुनिएगा, इसका मतलब हुआ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एक होता है मुख्य न्यायाधीश, क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ जस्टिस, क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस। तो इसके जो होते हैं नियुक्ति, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं या उसके चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो नियुक्त होते हैं, उनकी वैकेंसी या ऐसा कुछ नहीं, मतलब नियुक्त किया जाता है। तो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, संसद करते हैं या उपराष्ट्रपति करते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर कि राष्ट्रपति जो है वही क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं मुख्य न्यायाधीश को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा 28 नंबर सवाल देखिए, और इसका राइट आंसर आप सब बताइए कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में तो हो चुका है जी अप्रत्यक्ष, ये भी हो गया। विशेषता नहीं है, क्या है, भारत में कौन सी राज्य की विशेषता नहीं, जनसंख्या, सरकार, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारा क्या है इसकी विशेषता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 16वीं लोकसभा में, हाँ ये आया सवाल, बढ़िया सवाल कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। देखते हैं कितने लोग राइट आंसर देते हैं। इसका राइट आंसर आप सब बताइए कमेंट में, बताइएगा महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी, 61, 63, 65, 67। चलिए इसका क्या हो जाएगा जी, तो आप सबको पता है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या 61 थी। कितना थी, 61, ठीक है। चलिए 16वीं लोकसभा चुनाव में किस वर्ष हुआ था, ये तो बता चुके हैं कब हुआ था जी, 2014 में। 17वीं लोकसभा कब हुआ था, 19 में, तो हो गया था, दोबारा क्वेश्चन आ गया। 15वीं लोकसभा में महिला 10.86 सब हो गया है, ठीक है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, क्या है, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, यानी इनमें से सभी, ये राइट आंसर। धर्म को राजनीति से अलग, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया ये सब, ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। चलिए ये नहीं हुआ कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है, इसमें बताइए कौन सा स्थिति सबसे बढ़िया है। मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड, निम्नलिखित मीडिया प्रेस। तो सबसे बढ़िया है कि मजबूत जनमत, यानी लोकतंत्र की सफलता में सबसे बढ़िया होना चाहिए कि वहां की जनता बहुत मजबूत होना चाहिए। मजबूत जनमत होगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा, लोकतंत्र की सफलता के लिए ये क्या है, सबसे बढ़िया स्थिति है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, 37 नंबर सवाल। एनक्रुमा घाना का था राष्ट्रपति, हो गया था इसमें। आंग सान चू की का संबंध किस देश से था, बताइएगा। आंग सान चू की, ये बताइए किस देश से संबंध था, आप सब बताइए। तो आप सबको पता है कि कहां के था, म्यांमार का। पहले इसको क्या बोलते थे बाबू, इसको पहले बोला जाता था बर्मा। आजादी के समय ही किस देश की सरकार ने लोकतांत्रिक स्वरूप है, मतलब पहले भी हो चुका, मतलब आजादी से अभी तक कौन ऐसा देश है जहां लोकतंत्र है, तो आप सबको पता होना चाहिए, भारत। पहले भी सवाल करवा दिए।